हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर रिचर्ड स्टील की। द ब्रिटिश एसेस्ट ड्रामेटिस्ट पॉलिटिशियन सर रिचर्ड स्टील इज बेस्ट नोन फॉर हिज कोलैबोरेशन विद एडिशन ऑन अ सीरीज ऑफ एसेज फॉर द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर। ये टेटलर और स्पेक्टेटर थे, ये एक तरह से मैगजीन थी, जर्नल थे ये। इनका पब्लिकेशन होता था या वीकली, वीक में जैसे एक दो डेज को छोड़कर। जो स्पेक्टेटर था उसका, ये टाइटलर थी, इसका 3 टाइम्स होता था। उस टाइम पीरियड में जो ड्रामा थे थिएटर में, जो ड्रामा की परफॉर्मेंस होती थी, वो थोड़ी सी उनकी उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई थी। ये जो पीरियोडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, तो उसके राइटर भी बढ़ने लग गए। तो उनमें से रिचर्ड स्टील और एडिशन है, ये काफ़ी फेमस है। इनके दो, टेटलर और स्पेक्टेटर, और एक गार्जियन भी है जिसको इन्होंने कोलैबोरेशन में पब्लिश करते थे। ये दोनों मिलके लिखते थे कि आज उसका ऐसे पब्लिश होगा, आज उसका वर्क पब्लिश होगा। तो उन्होंने मिलकर काफ़ी टाइम तक इस जर्नल को चलाया इन्होंने। ही began his long friendship with Joseph Addison at school and attempted an army career before turning to writing. During these years of military service in London, Steele became acquainted with a circle of literary and artistic figure and he began to write. His first comedy, The Funeral A Grief a la Mode, was performed successfully. तो इन्होंने ये पीरियोडिकल के साथ साथ कॉमेडी भी लिखी है, जिनकी ड्यूरी लेन थिएटर में परफॉर्मेंस हुई थी 1701 में। दिस प्ले वाज अ सटायर ऑन द न्यू प्रोफेशन ऑफ अंडरटेकिंग। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स में भी होता था, या फैशन में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उन पे जो लोग अपने व्यू देते थे, वो डेली बेसिस पे या वीकली इन मैगजीन्स में, पीरियोडिकल्स में उनके व्यूज़ आते रहते थे और लोग पढ़ते थे। लोगों को काफ़ी पसंद था ये। सटायर काफ़ी लिखे गए थे इस टाइम पर। द प्ले वॉज अ सटायर ऑन द न्यू प्रोफेशन ऑफ अंडरटेकिंग। इट वॉज फॉलोड बाय द लाइंग लवर, तो लाइंग लवर और द लेडीज फ्रेंडशिप, जो 1703 में आया था। और थर्ड कॉमेडी है इनकी, द टेंडर हस्बैंड और अकम्पलिश्ड फूल्स, और ये 1705 में आया था। इनके जो वर्क है, इनमें सब टाइटल काफ़ी, मतलब तीनों ही वर्क के सब टाइटल हैं। और इस टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट आपको हर वर्क में सब टाइटल देखने को मिलेगा। तो इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि ये वर्क है, इसका सब टाइटल क्या है। जैसे लाइंग लवर दे दिया कि इसका सब टाइटल क्या है, द लेडीज फ्रेंडशिप, या सब टाइटल दे दिया इसका वर्क क्या है, राइटर का नाम, वर्क और ईयर, ये आपको याद होना चाहिए। ए कॉन्स्टेंट नीड फॉर मनी, ये रिचर्ड स्टील थे ना, इनकी खर्च करने की बहुत आदत थी। पैसा आ गया उड़ा दिया, पैसा आ गया उड़ा दिया, मतलब बहुत ख़राब हैबिट थी इनकी, पैसा बहुत स्पेंड करते थे ये। तो इसी के चक्कर में इन्होंने एक विडो से मैरिज की, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी 1705 में। विडो का नाम था मार्गरेट स्ट्रेच, और 1706 में उसकी डेथ हो गई, 1 साल बाद। लेकिन उससे उनको एनुअल इनकम होती थी 850 यूरो की, पाउंड या यूरो, क्या होता है ये। इन 1707 स्टील मैरिड मैरी स्कुरलॉक, और उसकी भी डेथ हो गई 18 में। एक लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स था या सीरीज ऑफ लेटर था, डियर प्रू के नाम से, वो उन्होंने इनको डेडिकेट किया है। इनको एड्रेस करके लिखा है। लेटर तो हम किसी को एड्रेस करके लिखते हैं ना, तो इनको एड्रेस करके इन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं। दे हैड 4 चिल्ड्रन बट ओनली एलिजाबेथ द एल्डेस्ट डॉटर सर्वाइव। तो 4 बच्चे थे। जो उस टाइम पे इन फैसी में बहुत डेथ हो जाती थी बच्चों की। अगर किसी भी कपल के 8-10 बच्चे हैं तो 3-4 मुश्किल से सर्वाइव करते थे। तो इनकी एक ही बेटी जो एलिजाबेथ है, वो सर्वाइव की थी मैच्योरिटी तक। स्टील लिव्ड इन ए कंसिडरेबल स्टाइल आफ्टर हिज सेकंड मैरिज। दूसरी मैरिज के बाद भी उनका जो लाइफ स्टाइल था, पैसे खर्चने का, फ्री स्पेंडिंग, वो सारा वैसे ही चलता रहा उनका। ही लेफ्ट द आर्मी इन 1707 और परहैप्स अर्लियर, एंड इन द ईयर्स फॉलोइंग सिक्योर्ड सेवरल माइनर अपॉइंटमेंट्स। अब हम बात करते हैं इनका जो फेमस पीरियोडिकल है, टेटलर की। तो इन्होंने लॉन्च किया था ये पेपर 17 अप्रैल 1709 में। टेटलर है, और ये वीक में 3 टाइम्स आता था। कौन कौन से डेज पे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। और इसके लिए उन्होंने अपना नाम नहीं यूज़ किया था, स्यूडोनीम यूज़ किया था, मतलब लिखते थे फॉल्स नेम। वो था इजाक ब्रिकस्टाफ। पार्टली अ न्यूज़पेपर एंड पार्टली अ जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटीज, इवेंट्स, इन सब का डिटेल इसमें आता था। द टेटलर सून फीचर्ड ऐसे ऑन जनरल क्वेश्चन ऑफ मैनर्स, मोरालिटी एंड एंटरटेनमेंट। जो टेटलर था, ये स्टील और इनके जो फ्रेंड थे एडिशन, इन्होंने दोनों ने मिलकर चलाते थे ये। एडिशन का कंट्रीब्यूशन था, कम था, बट मेन तो इनके ही आते थे, स्टील के। और बट कुछ है जैसे टोटल इनके ऐसे, उनमें 46 इनके हैं एडिशन के, और 36 में एडिशन और स्टील दोनों ने मिलके काम किया है। बाकी जो है स्टील के अकेले के हैं। 17
11 में, जनवरी 1711 में ये बंद हो गया था, मतलब 9 से 11 2 साल तक चला था ये। द फर्स्ट इशू ऑफ टेटलर्स ब्रिलियंट सक्सेसर दैट स्पेक्टेटर, फिर इसको बंद कर दिया गया टेटलर को। बाद में जो इनके फ्रेंड थे एडिशन, उन्होंने स्पेक्टेटर शुरू किया। तो ये भी काफ़ी फेमस जर्नल माना जाता है। ये मार्च 1711 को शुरू हुआ था और ये भी जॉइंट वेंचर था स्टील और एडिशन का। इसमें एडिशन के वर्क ज़्यादा थे, एक तरह से जो भी सब्जेक्ट ये चूज करते थे वो एडिशन की पसंद के थे, स्टील की पसंद के नहीं। तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट थी वो एडिशन की थी। द स्टील एडिशन लिटरेरी पार्टनरशिप रैंक्स एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बोथ मैन वर विक्स and sympathized with the moral attitude of England's rapidly growing middle class। तो ये दोनों ही विग पार्टी को सपोर्ट करते थे। उस टाइम इंग्लैंड में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, विग और टोरीज, तो ये विग के सपोर्टर थे। They differed greatly in temperament, Steele being impulsive and warm-hearted and Addition restrained and sedate। तो ये दोनों एक तरह से अलग अलग टेम्परामेंट के थे। Spectator had a run of 555 daily, discontinuing publication on 6 December 1712। तो ये मार्च 11 में शुरू हुआ और 12 में बंद हो गया। और स्टील के कितने थे? 236। जो 555 थे उनमें से 236 स्टील के थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग से दिखाया गया है कि टेटलर में टोटल 271 थे, एडिशन के 42, स्टील के 88 और स्पेक्टेटर के 555 थे। स्टील के 236 और एडिशन के 274 थे। थोड़ा बहुत दो चार नंबर्स में ये कहीं पे कुछ दिया गया है, कोई वेबसाइट पे कुछ मिलता है, थोड़ा सा दो चार का फ़र्क रहता है, बट मेनली यही है इनके। जो टेटलर था उसमें टेटलर जो 1709 में आया, स्पेक्टेटर जो 11 में आया, 1711 में था, और गार्जियन 1714 में थे। ये तीनों को इन कोलैबोरेशन में इनका वर्क है, ये तीनों ही जर्नल या मैगजीन आप कह सकते हो। और जो द इंग्लिश मैन 13 में, द पेलेबियन 19 में और द रीडर 1714 में, ये विदाउट कोलैबोरेशन है, मतलब ये अकेले स्टील के हैं। एडिशन का इनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम जोसेफ एडिशन की, जो इनके फ्रेंड थे स्टील के। ये भी एसएस थे, पोएट थे, प्लेराइट थे और पॉलिटिशियन थे। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ लैंसलॉट एडिशन। हिज नेम इज यूजुअली रिमेंबर्ड अलोंगसाइड दैट ऑफ हिज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप रिचर्ड स्टील। तो उनके साथ मिलकर इन्होंने स्पेक्टेटर फाउंड की थी मैगजीन। His simple prose style marked the end of the mannerism and conventional classical image of the 17th century. He was known for his magnanimous character and cool personality. He also helped establish the English literary congregation। ये क्लब का नाम है किट कैट क्लब। जोनाथन स्विफ्ट की इन्होंने हेल्प की थी इस क्लब को इस्टेब्लिश करने में। इसमें मतलब काफ़ी सारे पॉलिटिशियन थे, कुछ एक राइटर्स भी थे। तो किट कैट क्लब में स्टील थे, एडिशन थे, जो वैम्ब्रू थे, और एक दो राइटर और थे, विचारली भी थे इसमें, और कुछ एक पॉलिटिशियन थे जो किट कैट क्लब थे उसमें। पोप का वर्क है डनसियार्ड, उसमें इन्होंने सटायर किया है, एक तरह से इनको इन्फीरियर बताया है और नाम दिया है एटिकस। तो मैगजीन फाउंडर थे ये आयरलैंड में, जोनाथन स्विफ्ट से मिले, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई। रिचर्ड स्टील के ये फ्रेंड भी थे, इन्होंने मिलके किट कैट क्लब को फॉर्म किया। और स्टील के साथ इन्होंने टेटलर में काम किया, ये हमने पहले कर चुके हैं। ये जो स्पेक्टेटर है इनका था, मेनली स्पेक्टेटर एडिशन का था, और स्टील ने इसमें कोलैबोरेट किया है। और इसके बाद जब ये स्पेक्टेटर बंद हो गया तो गार्जियन शुरू हो गया था 1713 में। हिज लास्ट पब्लिकेशन वाज द फ्री होल्डर, ए पॉलिटिकल पेपर, इन 1715 to 16। इन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं। ही रोड द लिब्रेटो फॉर थॉमस क्लेटन्स ओपेरा रोजामंड। ये जो रोजामंड था ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं था, मतलब बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल प्ले था ये। इसके बाद इनका डिजास्टर प्रीमियर था, एक तरह से भी कोई नहीं आया था इनके प्रीमियर में, लोगों ने नहीं पसंद किया था इसको। 1713 में एडिशन की एक ट्रेजेडी आई, कैटो। ये काफ़ी सक्सेसफुल था। कैटो वॉज प्रोड्यूस्ड एंड वॉज रिसीव्ड विद एक्लेमेशन बाय बोथ विग्स एंड टोरीज। इज कैटो 1713 a highly successful play with political overtones, is one of the important tragedies of the 18th century। He followed this effort with the comic play The Drummer। जो ड्रमर था वो कॉमिक प्ले था, जो कैटो है वो ट्रेजेडी है। The prologue of Cato is written by Pope।
तो इसका प्रोलॉग पोप ने लिखा है और एपिलॉग किसने लिखा है, डॉक्टर गैर्थ ने। प्रोलॉग क्या होता है कि जो मेन प्ले होता है, उस स्टोरी होती है, उससे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको प्रोलॉग कहते हैं। और एपिलॉग होता है जो प्ले या कोई भी वर्क है उसके लास्ट में आता है, कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है उसको एपिलॉग कहते हैं। इसका प्रोलॉग पोप ने लिखा और एपिलॉग लिखा था डॉक्टर गैर्थ ने। तो आज रिचर्ड स्टील और एडिसन दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।